Hello everyone. So in this video we will be talking about another hemolytic anemia, that is peroxisomal nocturnal hemoglobinuria. इस डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एक एक्वायर्ड सोमैटिक म्यूटेशन है पीगा जीन के अंदर. पीगा स्टैंड्स फॉर फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल ग्लाइकोसिल ए जीन. पीगा जीन का फंक्शन क्या होता है, ये जीपीआई एंकर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. GPI stands for ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल एंकर प्रोटीन, और ये एंकर प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्टेम सेल्स के अंदर जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, सारे ब्लड सेल्स का, WBC, RBC और प्लेटलेट्स. अब ये जो GPI एंकर प्रोटीन है, इसका फंक्शन होता है CRP कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटिंग प्रोटीन्स को कंट्रोल करना. कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं CD59, ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस, MIRL. ये क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटिंग प्रोटीन जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे के एक्टिवेट होने के बाद उसको इनहिबिट करेगा. फिर दूसरा CRP प्रोटीन CRP है CD55, ऑल्सो नोन एज DAF, DK एसेलरेटिंग फैक्टर. और अगला कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटिंग प्रोटीन है C8, ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग प्रोटीन. अब जो इंडिविजुअल्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं PNH से, उनके अंदर पैथोजेनेसिस क्या रहती है, जब एसिडिक pH होगा, मतलब जब नाइट टाइम पे या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में बॉडी का pH एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे एक्टिवेट हो जाता है. कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे एक्टिवेट होने के बाद मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, दैट इज C5 to 9, C5 से लेकर 9 तक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स स्टेम सेल्स के ऊपर जाकर अटैक करेगा, बट स्टेम सेल्स के सरफेस पर GPI एंकर प्रोटीन्स और CRP बाउंडेड है, तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर देंगे और स्टेम सेल्स का डैमेज नहीं होगा. बट अगर PNH वाली कंडीशन है तो पीगा जीन के अंदर म्यूटेशंस हो चुका है, जिसकी वजह से स्टेम सेल्स के पास GPI एंकर प्रोटीन नहीं है और CRP भी उससे अटैच्ड नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं प्रेजेंट होगा और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स आके डायरेक्टली स्टेम सेल्स को अटैक कर देगा और स्टेम सेल्स को डैमेज हो जाएगा. तो जितने डैमेज हो जाएगा. अब ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये पेरेंट सेल है, तो इनसे जितने भी सेल्स बनेंगे, मतलब WBC, RBC और प्लेटलेट्स, उनके पास GPI एंकर प्रोटीन और CRP प्रेजेंट नहीं होंगे. तो जब भी एसिडिक pH हो जाएगा और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो सारे के सारे सेल्स अफेक्ट होंगे बाय दी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और सारे सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे पैनसाइटोपिनिया. रेड ब्लड सेल्स का काउंट भी डिक्रीज़ हो रहा है, हीमोलिसिस हो रहा है उनका, तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा. और प्लेटलेट्स का भी डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाएगा. और ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड देखने को मिलेगा हमें पैनसाइटोपिनिया के PNH के अंदर. तो अगर कोई पेशेंट है जिसका प्रोफाइल हमें पैनसाइटोपिनिया दिखा रहा है, हीमोलिटिक एनीमिया और थ्रोम्बोसिस शो कर रहा है, तो हमारा पहला डायग्नोसिस होगा PNH का. अब जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है, जो थ्रोम्बोसिस मतलब प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा और ये मेनली ऑब्स्ट्रक्ट करेगा हिपैटिक वेन को, और हिपैटिक वेन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है. दिस इज़ नोन एज बर्ड-चियान सिंड्रोम, चियान सिंड्रोम. नाउ कमिंग टू इट्स स्क्रीनिंग टेस्ट. पहले हैम्स टेस्ट और सुक्रोज लाइसिस टेस्ट किया जाता था PNH को स्क्रीन करने के लिए, लेकिन अब ये दोनों यूज़ नहीं होते हैं.
अभी जो करंट मेथड है वो है जेल कार्ड टेस्ट। इसका प्रिंसिपल सेम है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करेंगे हम, एसिडिक पीएच प्रोड्यूस करेंगे, और एसिडिक पीएच प्रोड्यूस होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होगा। कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होगा तो अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होगा और स्टेम सेल्स का डैमेज हो जाएगा। तो अगर इसका प्रिंसिपल वही है, एसिडिक टेस्ट कंडीशंस के अंदर एसिडिक कंडीशंस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और फिर चेक करते हैं कि स्टेम सेल्स या फिर ब्लड सेल्स डैमेज हो रहे हैं या नहीं। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट, और जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा GPI एंकर प्रोटीन डिफेक्टिव है और CD55 या 59 के अंदर म्यूटेशंस आ चुका है। अब ये स्क्रीनिंग के बारे में था। नेक्स्ट जो PNH है ये एप्लास्टिक एनीमिया में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब जो स्टेम सेल्स है वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, और ये माइलॉइड डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये तीनों कंडीशंस एक्यूट ल्यूकेमिया कॉज कर सकती है, इसलिए इन तीनों कंडीशंस को कहा जाता है प्री ल्यूकेमिक कंडीशन। यूरिन टेस्ट फॉर रूटीन माइक्रोस्कोपी, अगर हम लोग यूरिन टेस्ट कर रहे हैं रूटीन माइक्रोस्कोपी के लिए, पेरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया। PNH is a disease that results from acquired mutation in phosphatidylglycan complementation group A genes, an enzyme that is essential for synthesis of certain membrane-associated complement regulatory protein. PNH has an incidence of 2 to 5% per million in United States. Despite its rarity, it has fascinated hematologists because it is only hemolytic anemia caused by acquired genetic defect. Recall that proteins are anchored into the lipid bilayer in two ways. Most have hydrophobic region that spans the cell membrane. These are called transmembrane protein. The others are attached to cell membrane through a covalent linkage to a specialized phospholipid called glycophosphatidylinositol. In PNH, these GPI-linked proteins are deficient because of somatic mutations that inactivate PIGA. PIGA is X-linked and subject to lyonization, random inactivation of X chromosome in cells of females. As a result, a single acquired mutation in active PIGA gene of any given cell is sufficient to produce deficiency state. Because the causative mutation occur in hematopoietic stem cell, all of its clonal progeny are deficient in GPI-linked proteins. Typically, the mutant clone coexists with progeny of normal stem cells that are not PIGA deficient. Remarkably, most normal individuals harbor small number of bone marrow cells with PIGA mutation identical to those that cause PNH. It is hypothesized that these cells increase in number only in rare instances where they have a selective advantage, such as in setting of autoimmune reactions against GPI-linked antigen. Such a scenario might explain the frequent association of PNH and aplastic anemia, a marrow failure syndrome that has autoimmune basis in many individuals. PNH blood cells are deficient in 3 GPI-linked protein that regulate complement activity: decay accelerating factor or CD55, membrane inhibitor of reactive lysis or CD59, and C8 binding protein. Of these factors, most important is CD59, a potent inhibitor of C3 convertase that prevent the spontaneous
activation of the alternative complement pathway. Red cells deficient in these GPI-linked factors are abnormally susceptible to lysis or injury by the complement. This manifests as intravascular hemolysis, which is caused by the C5b2C9 membrane attack complex. The hemolysis is paroxysomal and nocturnal in only 25% of cases. Chronic hemolysis without dramatic hemoglobinuria is more typical. The tendency for red cell to lyse at night is explained by a slight decrease in blood pH during sleep, which increase activity of complement. Anemia is variable but usually mild to moderate in severity. The loss of heme iron in the urine eventually leads to iron deficiency, which can exacerbate the anemia of if untreated. Thrombosis is the leading cause of disease related to death in individuals with PNH. About 40% of thrombosis is the leading cause of disease related death in individuals with PNH. About 40% of patients suffer from venous thrombosis, often involving hepatic portal or cerebral veins. About 5% of the 5 to 10% of patients eventually develop acute myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome, possibly because hematopoietic stem cells have suffered some type of genetic damage. PNH is diagnosed by flow cytometry, which provides a sensitive means for detecting red cells that are deficient in the GPI-linked protein such as CD59. The cardinal role of complement activation in PNH pathogenesis has been proven by therapeutic use of monoclonal antibodies called eculizumab that prevent the conversion of C5 to C5a. This inhibitor not only reduces the hemolysis and attendant transfusion requirement but also lowers the risk of thrombosis up to 90%. How complement action leads to thrombosis in patient with PNH is not clear. The absorption of NO by free hemoglobin may be one of the contributing factors. The drawbacks of C5 inhibitor therapy are its high cost and increased risk of serious or fatal meningococcal infections. Immunosuppressive drugs are sometimes beneficial for those with evidence of marrow aplasia. The only cure is hematopoietic stem cell transplantation. That's all about the PNH. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.